बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारा आज का लेक्चर फंक्शन ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस के ऊपर मुश्तमिल है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम फंक्शन ओवरलोडिंग के मुतालिक तफसील के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट किस तरह का कंसेप्ट है और इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। जैसा कि हम पिछले लेक्चर के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप्स को देख के आए हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म की एक टाइप है। फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। फंक्शन ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म की कंपाइल्ड टाइप की एक टाइप है। इस टाइप के अंदर जो कंपाइलर है वो चेक करेगा कि अगर कोई इशू है तो फौरी तौर पे एरर प्रॉम्प्ट करेगा। अगर उसके अंदर कोई एरर नहीं है तो कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल कर देगा। इन फंक्शन ओवरलोडिंग अ फंक्शन इज यूज्ड विद सेम नेम इन मल्टीपल टाइम्स but with different number of arguments or with different data types of its arguments। फंक्शन ओवरलोडिंग के कंसेप्ट के अंदर एक फंक्शन एक से ज्यादा मर्तबा क्लास के अंदर यूज होता है, लेकिन जब उसका नेम सेम है तो उसके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, उनकी तादाद डिफरेंट हो या उनकी डेटा टाइप डिफरेंट हो जो उस फंक्शन के अंदर एज अ आर्गुमेंट पास हो रहे हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग के कंसेप्ट के अंदर आप एक फंक्शन को सेम नेम के साथ यूज कर सकते हैं, यानी कि उसका जो नेम है वो सेम होगा, डुप्लीकेशन हो सकती है। फंक्शन का जो नेम है वो तो सेम होगा लेकिन उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं उनकी तादाद या उनकी डेटा टाइप वो सेम नहीं होगी। अगर वो सेम होगी तो फिर एरर होगा, अदरवाइज सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है वो उसको एक डिफरेंट फंक्शन के तौर पे रिकॉग्नाइज करेगा। द कंपाइलर कैन इजीली डिफरेंशिएट all the same name functions with the help of arguments or data types of arguments which passed in the function। सेम नेम होने के बावजूद कंपाइलर इजीली उन दो फंक्शंस के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकता है जिनके बेशक नेम सेम हो लेकिन उनके अंदर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डिफरेंट हैं या उनके अंदर आर्गुमेंट्स की डेटा टाइप डिफरेंट है। इन सम सिचुएशन वी नीड to use same function name instead of different name, then we can perform this by function overloading। कुछ सिचुएशन के अंदर हमें इस चीज की जरूरत पड़ जाती है कि हमने सेम नेम के फंक्शन को ही मल्टीपल टाइम यूज करना है। उसकी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं। बाज़ औक़ात सेम फंक्शन को ही सेम नेम के साथ मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे होते हैं, तो बजाय इसके एक सेपरेट नेम एक डिफरेंट नेम लें, हम उसी नेम को यूज कर लेते हैं लेकिन उसके अंदर जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं या उनकी डेटा टाइप डिफरेंट हो जाती है। अगर हम इस तरह की सिचुएशन फील करें कि जहां पे सेम नेम के फंक्शन को ही एक प्रोग्राम के अंदर सेवरल टाइम यूज करना है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी कि हम सेम नेम के फंक्शन को एक से ज्यादा मर्तबा अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म की एक टाइप है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि इसको किस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास ये मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जिनका नेम सेम है लेकिन उनके अंदर जो पैरामीटर्स हैं और उनकी डेटा टाइप है वो डिफरेंट है। हमारे पास पहला फंक्शन है जिसका नेम माई फन है, इसकी रिटर्न टाइप वाइड है, इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा, ये विदाउट पैरामीटर है। उसके बाद एक और फंक्शन है जिसका नाम भी माई फन है, फंक्शन का नेम सेम है लेकिन इसके अंदर एक आर्गुमेंट जो इंटीजर टाइप का वो पास हो रहा है और इसकी रिटर्न टाइप इंट है। ये ऐसा फंक्शन है इसके अंदर एक पैरामीटर पास हो रहा है इंटीजर टाइप का और ये कुछ इंटीजर टाइप का ही रिजल्ट रिटर्न करेगा। फिर हमारे पास एक तीसरा फंक्शन है
जिसका नेम भी सेम है, लेकिन इसके अंदर दो पैरामीटर पास हो रहे हैं और दोनों की डेटा टाइप इंटीजर है। तो ये पहले दो फंक्शन से डिफरेंट हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन है, चौथा फंक्शन, जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है और इसका नेम भी सेम है, लेकिन इसके अंदर एक पैरामीटर पास हो रहा है, लेकिन उसकी डेटा टाइप कैरेक्टर है। का एरर नहीं आएगा कि जब नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स या उनकी डेटा टाइप डिफरेंट होगी। फिर हमारे पास एक और फंक्शन है, इसके अंदर भी एक पैरामीटर पास हो रहा है, लेकिन उसकी डेटा टाइप फ्लोट है। उसके बाद एक और फंक्शन है, इसके अंदर भी दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है और इसके अंदर दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर पास हो रहा है और दूसरा फ्लोट टाइप का पैरामीटर पास हो रहा है। तो इस अंदाज के साथ ये तमाम के तमाम फंक्शंस प्रोग्राम के अंदर अपनी शनाख्त बरकरार रखेंगे। नेम बेशक सेम होगा, लेकिन इनके अंदर पास होने वाले जो पैरामीटर्स हैं या आर्गुमेंट्स, इनकी तादाद डिफरेंट है और उनकी डेटा टाइप डिफरेंट है। तो कंपाइलर इजीली तमाम फंक्शंस को अलग-अलग रिकॉग्नाइज कर सकता है, किसी किस्म की भी उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। फंक्शन ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को C++ के अंदर किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, आइए देखते हैं। ये हम डेव C++ के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई रन करूंगा और आखिर पे इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर शो करूंगा। हेडर्स वाइज इंक्लूड करने के बाद क्लास के कीवर्ड के साथ एक क्लास को डिफाइन किया जिसका नाम माई क्लास रखा। क्लास को स्टार्ट किया पब्लिकली, उसके अंदर कुछ फंक्शन जिनके सेम नेम है उनको डिफाइन किया। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है, इसको हमने इंप्लीमेंट किया है। पहला फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम माई फन है और इसके अंदर कोई पैरामीटर भी पास नहीं हो रहा, ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है। उसके बाद एक और फंक्शन, उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, नेम सेम है और इसके अंदर एक पैरामीटर पास किया जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है, ये भी फंक्शन का प्रोटोटाइप डिफाइन किया। ये तमाम फंक्शन के प्रोटोटाइप हैं, इनको क्लास से बाहर क्लास के नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ वन बाय वन करके डिफाइन करेंगे। उसके बाद एक तीसरा फंक्शन जो कि इंटीजर टाइप का रिजल्ट रिटर्न करेगा, नेम माई फन बाकी फंक्शन के जैसा है, लेकिन इसके अंदर दो पैरामीटर पास हो रहे हैं और दो पैरामीटर एड्रेस पास हो रहे हैं इंटीजर टाइप के, दो इंटीजर वेरिएबल्स के एड्रेस इसके अंदर पास किए हैं। उसके बाद चौथा फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप फ्लोट है, नेम सेम है और इसके अंदर भी दो पैरामीटर हैं, लेकिन दो फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स के एड्रेसेस दो पॉइंटर वेरिएबल्स को पास करेंगे। ये 4 फंक्शंस के प्रोटोटाइप हैं। इन 4 फंक्शंस को वन बाय वन करके क्लास से बाहर डिफाइन करेंगे। तो ये चारों के चारों फंक्शन अलग-अलग रिकॉग्नाइज होंगे और एग्जीक्यूट भी होंगे। क्लास को क्लोज कर दिया, इंट मेन से मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, माई क्लास का ऑब्जेक्ट सी क्रिएट किया, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम ए है उसको डिक्लेयर कराया और साथ ही उसको वैल्यू असाइन कर दी 10। फिर इंटीजर टाइप का बी वेरिएबल लिया, उसको वैल्यू असाइन कर दी 20। उसके बाद फ्लोट टाइप का f1 वेरिएबल डिक्लेयर करवाया और उसको वैल्यू असाइन कर दी 25.5। फ्लोट टाइप का ही एक वेरिएबल f2 लिया और उसको वैल्यू असाइन कर दी 50.3। क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ माई फन फंक्शन जो पैरामीटर के बगैर है उसको कॉल किया। काउट स्टेटमेंट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले किया, इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, और इसके अंदर कहां से वैल्यू लेनी है फंक्शन कॉल किया और जो फंक्शन से वैल्यू रिटर्न होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो ऑब्जेक्ट के साथ माई फन फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर एक पैरामीटर पास किया और इसके अंदर ए की वैल्यू को पास किया है। पास बाय वैल्यू का कंसेप्ट यूज हुआ यहाँ पे। लास्ट के ऊपर एंडल है, एंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर चला जाएगा। उसके बाद सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, मल्टीप्लाई ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू, कहां से वैल्यू लेनी है फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी उसको डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ माई फन फंक्शन को कॉल किया
जिसके अंदर ए और बी के एड्रेसेस को पास किया है। जो वैल्यू इस फंक्शन से आएगी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। लास्ट के ऊपर एंडल है और उसके बाद सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं सम ऑफ f1 प्लस f2 इज इक्वल टू सी डॉट माई फन, और इसके अंदर f1 और f2 के एड्रेसेस को पास कर रहे हैं आगे दो पॉइंटर वेरिएबल्स को। पास बाय रेफरेंस टू पॉइंटर वेरिएबल का कंसेप्ट यूज हुआ है। एक फंक्शन विदाउट पैरामीटर है और तीन फंक्शन विद पैरामीटर्स हैं, लेकिन उनके अंदर पैरामीटर्स की जो टाइप हैं और नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हैं। एक के अंदर पास बाय वैल्यू का कंसेप्ट है, एक के अंदर पास बाय रेफरेंस है और दूसरे के अंदर पास बाय रेफरेंस विद पॉइंटर वेरिएबल्स है। उसके बाद रिटर्न 0 है और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब तमाम के तमाम फंक्शंस को क्लास से बाहर क्लास के नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ डिफाइन करना है। पहला जो फंक्शन है उसको डिफाइन किया है। फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड थी, फंक्शन का नेम myFun है और इसके अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं हो रहा था। ये सिंपल फंक्शन था। फंक्शन को स्टार्ट किया और इसके अंदर सिंपल सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, इट इज सिंपल फंक्शन, और लास्ट के ऊपर एंडल है। इस फंक्शन को क्लोज किया। उसके बाद दूसरा फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर थी, क्लास के नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ उसको डिफाइन किया। फंक्शन का नाम myFun है और इसके अंदर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट x। जो वैल्यू इसके अंदर पास होके आनी है वो x वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। फंक्शन को स्टार्ट किया और इसके अंदर रिटर्न कर दिया प्लस प्लस x के अंदर जो वैल्यू आएगी उसके अंदर इंक्रीमेंट करेंगे और साथ ही उस वैल्यू को रिटर्न कर देना है। फंक्शन को क्लोज किया। इसके बाद तीसरे फंक्शन को डिफाइन किया जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है और इसके अंदर दो एड्रेसेस पास होंगे और उन एड्रेसेस को आगे फर्दर हम यूज करेंगे। ए का एड्रेस और बी का एड्रेस भेजेंगे और दोनों एड्रेसेस को इस फंक्शन के अंदर रिसीव करके डायरेक्टली उन एड्रेसेस को यूज करना है। इसके अंदर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ans डिक्लेयर करवाया, साथ ही उसको वैल्यू साइन कर दी a मल्टीप्लाई बाय b। ए के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है उस वैल्यू को बी के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो आंसर के अंदर स्टोर करवा देंगे और आंसर के अंदर जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को रिटर्न कर दिया। रिटर्न आंसर। फंक्शन को क्लोज किया। उसके बाद चौथे फंक्शन को डिफाइन किया जिसकी रिटर्न टाइप फ्लोट थी। इसके अंदर दो एड्रेसेस आने हैं और उन एड्रेसेस को पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। तो इसके अंदर दो पॉइंटर वेरिएबल जिसकी डेटा टाइप फ्लोट है वो डिक्लेयर किए, फ्लोट स्टैटिक x1, दूसरा पॉइंटर वेरिएबल फ्लोट स्टैटिक x2। ये दो पॉइंटर वेरिएबल जिनकी डेटा टाइप फ्लोट है वो डिक्लेयर करवाए हैं। फंक्शन को स्टार्ट किया है। फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल रेस लिया, उसको असाइन कर रहे हैं x1 के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है उसको प्लस करें x2 के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसके साथ प्लस करके रिजल्ट के वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। उसके बाद जो वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी। फंक्शन को क्लोज कर दिया। ये चारों के चारों फंक्शंस को हमने क्लास से बाहर क्लास के नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ डिफाइन कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं और इस सारे के सारे प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की वर्किंग स्टार्ट होगी। उसके बाद माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट सी डिक्लेयर होगा। और इसके अंदर चारों फंक्शन मौजूद होंगे। उसके बाद इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल a लिया और उसको वैल्यू साइन कर दी 10। उसके बाद इंटीजर टाइप का वेरिएबल b लिया, उसको वैल्यू साइन कर दी 20। लेट्स सपोज a वेरिएबल का मेमोरी के अंदर जो एड्रेस है वो 0x12 है और b का भी कोई एड्रेस होगा 0x13, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद फ्लोट टाइप का f1 वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और इसको वैल्यू साइन कर दी 25.5। इसका भी मेमोरी के अंदर कोई एड्रेस होगा 0x14। उसके बाद
F2 वेरिएबल डिक्लेयर होगा। इसको वैल्यू असाइन कर दी 50.3। इसका भी मेमोरी के अंदर कोई एड्रेस है, हम अज्यूम कर रहे हैं 0x15। उसके बाद सी डॉट माई फन फंक्शन कॉल हुआ। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और उस फंक्शन को क्लास के अंदर प्रोटोटाइप देख के क्लास से बाहर उसकी डेफिनेशन को तलाश करेगा और उस फंक्शन के ऊपर मूव कर जाएगा। कंट्रोल इस फंक्शन के ऊपर आएगा और इस फंक्शन के अंदर एक सी आउट की स्टेटमेंट के साथ मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, इट इज सिंपल फंक्शन। स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, इट इज सिंपल फंक्शन। एंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर। फंक्शन की एग्जीक्यूशन मुकम्मल करने के बाद कंट्रोल यहां से मूव करेगा और जहां से जंप करके आया था वहीं पे जाएगा। कंट्रोल इस लाइन के ऊपर आएगा, सी आउट के साथ स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है, इंक्रीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू। अब यहां से फंक्शन कॉल हो रहा है सी डॉट माई फन और इसके अंदर ए पास हुआ। ए के अंदर वैल्यू 10 है, 10 को यहां पे हमने पास किया है और कंट्रोल जंप करके इस फंक्शन के ऊपर जाएगा जहां पे इसकी डेफिनेशन है। इस फंक्शन के अंदर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल x डिक्लेयर हुआ है। टेन की वैल्यू जो उस फंक्शन के अंदर पास हुई थी, पास बाय वैल्यू के कंसेप्ट के साथ, वो x को असाइन हो जाएगी। उसके बाद फंक्शन के अंदर रिटर्न करें प्लस प्लस एक्स। एक्स के अंदर 10 है, प्लस प्लस करके 11 हो जाएगी और साथ ही रिटर्न कर दें तो 11 की वैल्यू यहां से रिटर्न होगी और जहां पे फंक्शन कॉल हुआ था वहां पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 11 और कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर। उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सी आउट करें मल्टीप्लाई ऑफ ए इंटू बी। किसके अंदर से वैल्यू लेनी है, फंक्शन कॉल करके उससे रिटर्न करवानी है। सी डॉट माई फन ए और बी, ए और बी के एड्रेसेस इसके अंदर पास होंगे। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और इस फंक्शन के अंदर मूव करेगा। ए के अंदर जो रेफरेंस था वो 0x12 और बी का रेफरेंस 0x13। ये दोनों रेफरेंसेस उस फंक्शन के अंदर पास किए हैं। फंक्शन के अंदर आएगा इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल आंसर लिया, उसको असाइन किया a मल्टीप्लाई बाय b। a के पास रेफरेंस है, उस रेफरेंस के अंदर जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करें b के पास जो रेफरेंस है उसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है। तो b के रेफरेंस के ऊपर 20 है, a के रेफरेंस के ऊपर 10 है। 10 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 200। 200 की वैल्यू आंसर के अंदर आ गई और रिटर्न कर दिया आंसर। आंसर की वैल्यू रिटर्न होके डिस्प्ले हो जाएगी और साथ ही हैंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, सी आउट करें सम ऑफ f1 प्लस f2। वैल्यू कहां से लेनी है, फंक्शन कॉल करके, वहां से जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होनी है। f1 और f2 के रेफरेंसेस को इसके अंदर पास किया है और आगे दो पॉइंटर वेरिएबल होंगे जिनके अंदर वो रेफरेंसेस स्टोर होंगे। f का रेफरेंस 0x14 और f2 का रेफरेंस 0x15। ये पास हुए हैं और इनको स्टोर करवाया x1 और x2 वेरिएबल्स के अंदर। जो पॉइंटर वेरिएबल हैं x1 है
ये x2 है, 0x14 x1 के अंदर आ जाएगा और 0x15 x2 के अंदर स्टोर हो जाएगा। फंक्शन के अंदर है फ्लोट टाइप एक वेरिएबल रेस लिया, और उसको वैल्यू असाइन कर दी। x1 रेफरेंस के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो पिक करें, प्लस करें x2 के अंदर जो रेफरेंस है उस रेफरेंस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है। x1 के अंदर रेफरेंस है 0x14, 0x14 रेफरेंस f1 का है, वहां पे वैल्यू है 25.5, उसको लिया, प्लस x2 के अंदर रेफरेंस था f2 का, वहां से वैल्यू ली 50.3, इनको प्लस किया, जो रिजल्ट आया उसको रेस्ट के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया 75.8 और रिटर्न कर दिया रेस्ट को। तो रिटर्न होके वैल्यू जहां से फंक्शन कॉल हुआ था वहां पे आ जाएगी और वहां पे प्रिंट हो जाएगा 75.8। फंक्शन क्लोज हो गया, उसके बाद रिटर्न 0 है और मेन फंक्शन को क्लोज कर देंगे। इस तरीके से वन बाय वन करके इनकी एग्जीक्यूशन होगी। अब मैं इसको कंपाइल और रन करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं कि चारों फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद स्क्रीन के ऊपर उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। पहली स्टेटमेंट है इट इज सिंपल फंक्शन, ये वो फंक्शन था जो विदाउट पैरामीटर था, उसके अंदर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। उसके बाद फंक्शन कॉल हुआ जिसके अंदर एक पैरामीटर पास किया था, इंक्रीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 11, जो वैल्यू पास की थी उसको प्लस प्लस करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया था। उसके बाद मल्टीप्लाई किया था ए एंड बी को और उसके अंदर ए और बी के रेफरेंसेस पास किए थे और उन रेफरेंसेस के ऊपर जो वैल्यूज थी उनको मल्टीप्लाई करा के आंसर लिया था। और उसके बाद सम ऑफ f1 प्लस f2 है, इस फंक्शन के अंदर भी दो रेफरेंसेस पास किए थे और उनको दो पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया था और वहां से वैल्यू सम करवा के रिटर्न करवाई थी 75.8। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन किया है। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट किस तरह से C++ के अंदर इंप्लीमेंट होता है, जिसमें सेम नेम का फंक्शन एक से ज्यादा मर्तबा यूज हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं उनकी तादाद डिफरेंट हो या उनकी डेटा टाइप वो डिफरेंट हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।